Jai Hind everybody, myself Rudra Patel and I welcome you all on behalf of Udbhav IAS to our very first video lecture of Geography series. लेक्चर शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल ये कोर्स की आउटलाइन क्या रहेगी, रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा. हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगी मुझे ये सब डिस्कस करने में. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थोड़ा सह लो मुझे 5-10 मिनट, उसके बाद हम तुरंत लेक्चर शुरू कर देंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो 5 से 10 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट सहन कर लो मुझे. आई होप कुछ तो आपको इन्फॉर्मेटिव मिल जाएगा उस 5 से 10 मिनट में आप सभी के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ये जो सीरीज शुरू की है ज्योग्राफी की, उसे हम कैसे आगे ले जाएंगे, कौन से सीक्वेंस में लेके जाएंगे आगे. तो एक आइडियल सीक्वेंस होता है ज्योग्राफी कंप्लीट करने का. वो है, पहले वी विल बी डूइंग फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड मैपिंग, एंड आखिरी में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. टू बी हॉनेस्ट, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फिजिकल ज्योग्राफी, तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाली लेक्चर्स में, आगे आने वाली सीरीज के आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको दिक्कत होगी. मुझे नहीं लगता अगर फिजिकल ज्योग्राफी आपका इतना स्ट्रॉन्ग है तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको इतनी दिक्कत आएगी. ना ही फिर वर्ल्ड मैपिंग एंड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो अगर सीधी बात बताऊं मैं आपको तो रटना है उसमें, रट्टा लगाना है उसमें. क्लियरली बता रहा हूँ, रट्टा लगाना है. चलो ये तो बात होगी ज्योग्राफी की, पर ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसे कई सब्जेक्ट्स है हमारे जीएस के सिलेबस में जो ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं. तो उसे भी तो एक कंप्लीट करने का एक आइडियल सीक्वेंस होना चाहिए. तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ है मेरे घर के आजू बाजू में, मैं अवॉइड नहीं कर सकता उन सब चीज़ों को बार बार. रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े बहुत लेक्चर्स थोड़ा मैनेज कर लो आप. वी आर वर्किंग ऑन इट एंड जल्द से कोई सॉल्यूशन हम ला देंगे आपके लिए. तब तक के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा बेयर कर लीजिए. कंटिन्यू करते हैं हम. तो हम कहाँ पे थे? हाँ, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको कैसे आइडियल सीक्वेंस में कंप्लीट करें. तो पहले तो जैसे मैंने बताया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो इंक्लूडिंग और 4 पिलर्स, जो कि ये है 4 पिलर: फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. फिर उसके बाद एनवायरनमेंट आप उठाओ, कंप्लीट करो, एंड देन आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, हो जाएगा. ये तो बात हो गई सीक्वेंस की, कैसे क्या करना है. फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, रिसोर्सेस, जो सभी एस्पिरेंट के दिमाग में क्वेश्चन होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. हालांकि पढ़ने का बता भी दोगे, हम बता भी दो आई एम सॉरी, पढ़ने का हम बोल भी देंगे क्या पढ़ना है, बट पढ़ता कोई नहीं है. बट फिर भी मेरी ड्यूटी है, बता देता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. पहली चीज़ है एनसीईआरटीज़ में भी कौन सी, क्लास 6 एंड क्लास 11. क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एंड क्लास 11 की. क्लास 11 में भी पर्टिकुलरली फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ही उठाना. गलती से इंडियन ज्योग्राफी की मत उठाना, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. फ्रस्ट्रेट हो गए वो अलग, किताब फाड़ने का मन होगा वो अलग. तो प्लीज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ही उठाना, और वो भी अंधाधुंध पढ़ने मत बैठना. जब क्लास में टॉपिक ख़त्म होगा मैं उसके बाद आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, उसमें से क्या नहीं पढ़ना है. रेस्ट आप मुझ पे छोड़ दो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, बट बी विथ मी.
फिर तीसरे रिसोर्स की अगर बात करूँ तो PDF एंड प्रैक्टिस शीट्स, ये दोनों ही हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बट हाँ, उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन करनी पड़ेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिएगा। एंड आखिरी, क्लास नोट्स आपको रनिंग नोट बनाने हैं, मैं डिक्टेट करने नहीं बैठूंगा चीज़ें, अननेसेसरीली वीडियो लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप रनिंग नोट बनाने पर ध्यान दीजिए। एंड हाँ, अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो अंत तक बैठने की हिम्मत रखना, अगर अंत तक टिक गए तो बेड़ा पार है आपका ज्योग्राफी में, वरना फिर उधर उधर की स्ट्रेटेजीज ढूंढते बैठोगे। एम आई क्लियर? फिर आखिरी बात, क्लास नोट का फॉर्मेट जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मेरा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ अलग ओपिनियन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी शीट है A4 साइज की, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। ऐसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे तो आपका क्लास नोट्स रहेगा, रनिंग नोट्स जो आप क्लास में बना रहे हो वो कंटेंट रहेगा। ये पार्ट में अगर करंट अफेयर में आप जो भी फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर, कोई भी यूट्यूब चैनल, कुछ भी, अगर उसमें कुछ काम की चीज़ें आ रही है जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अपडेट कर दो। इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगी आपके कंटेंट की। फिर ये पार्ट में क्या लिखना है, ये पार्ट में करना यह है कि जब भी आप रात को सोने से पहले रिवीजन कर रहे हो, उसमें आपसे कुछ गलतियाँ होगी, बेशक गलतियाँ होगी, तो आप उस गलतियों को नोट डाउन करो यहाँ पे। प्लस जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे होगे तब आपसे कुछ गलतियां होगी, वो गलतियां भी आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, और ताकि आपको पता रहे कि मुझे किन किन टॉपिक पर काम करना है। एट द एंड ऑफ द डे ये पढ़ना आपको है, आपको जो सही लगे वो कीजिए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम पास किए अब वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। भाई क्या हो गया, आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल गलतियाँ हो गई है, इसको सॉल्व कैसे करें। क्या हो गई है, आई एम सॉरी फॉर सम टेक्निकल ग्लिचेस। वापस क्यों परेशान कर रहा है भाई। चलो हो गया है, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी ये हुआ जो। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं लेक्चर। बट हाँ, लेक्चर शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आखिर है क्या, पढ़ तो रहे हैं हम, पता भी तो होना चाहिए क्या है। कुछ 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, इन केस अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना हो कुछ, ठीक है। तो मैं आप बताता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी है क्या। फिजिकल ज्योग्राफी इज नथिंग, सिंपल शब्दों में अगर मैं लिखूँ तो स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। फिजिकल फीचर्स में अब आपका क्वेश्चन होगा क्या होगा, क्या आएगा, क्या है क्या नहीं है। तो सिंपली इसमें 3 चीजें हैं, एयर, लैंड एंड वाटर, हवा, पानी, जमीन। अगर हम लैंड की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें वॉल्केनोज आ गया, माउंटेन आ गया, फिर आ गया प्लेट्यू, प्लेन्स एक्सेट्रा। वाटर में आ गया रिवर, ओशियन, सीज। एयर में आ गया क्लाइमेट, क्लाउड्स।
वेदर, सब चीज, ये सब फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, और ये सब हिस्सा है फिजिकल जियोग्राफी का। इनकी स्टडी हम करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। बट हाँ, जब हम पर्टिकुलर इन चीज़ों की स्टडी करते हैं उसके नाम कुछ अलग है। इसको बेसिकली वाटर पानी का जितना एरिया है अर्थ को, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो जमीन का हिस्सा है पृथ्वी पे, उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर, और हवा का जितना हिस्सा है उसको कहते हैं हम एटमोस्फियर। हाइड्रो मतलब पानी, लिथो मतलब चट्टान, रॉक्स, एटमोस्फियर मतलब ओवरऑल गैसियस पार्ट जो अर्थ के अराउंड आजू बाजू है, सराउंडिंग में। जब हम हाइड्रोस्फीयर की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ओशियनोग्राफी या ओशियनोलॉजी, कुछ भी बोल सकते हो। लिथोस्फीयर की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और जब हम एटमोस्फियर की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो फिजिकल जियोग्राफी का कोर्स है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। तो शुरू हम जियोमॉर्फोलॉजी से करेंगे, फिर हम जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी की तरफ, एंड आखिरी में हम जाएंगे ओशियनोग्राफी की तरफ। ऐसे हमारा फिजिकल जियोग्राफी का कोर्स होता है कंप्लीट। ठीक है, देखो ये सब हिस्सा है फिजिकल ज्योग्राफी का। यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे समुद्र है, रिवर है, एलुवियल फैंस है, माउंटेन्स है, ग्लेशियर है, वॉल्केनिक इरप्शंस, प्लेट्यू, प्लेन, ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सोर्स, मोरेन जो कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, वाटरफॉल, ये सभी हिस्सा है फिजिकल ज्योग्राफी के, और इनकी स्टडी हम करते हैं। कैसे बनते हैं, कौन से प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल इन सब चीज़ों को बनाने में, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपके प्रॉपर नोट्स बनना भी शुरू हो गए। क्या पढ़ेंगे हम? पहले अर्थ के हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे हम अर्थ का, फिर आएंगे हम लैटिट्यूड पे, फिर लॉन्गिट्यूड, एंड देन सीजनलिटी। तो शुरू करते हैं हम बेसिक्स से। बेसिक्स में पहला टॉपिक हमारा होगा अर्थ एंड उसका शेप। आई एम सॉरी, पहला टॉपिक होगा शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप। तो मैं एक क्वेश्चन आप सभी को पूछना चाहूँगा, अर्थ का शेप क्या है? तो आप में से सभी लोग, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स मुझे यही बताएंगे सर्कल है सर, या तो कोई बोलेगा सर्कल, सॉरी, कोई बोलेगा सर्कल, कोई बोलेगा स्फीयर है सर, कोई बोलेगा सर अंडाकार है, अंडे जैसा है। बट एग्जैक्टली शेप है कौन सा अर्थ का? तो हम अर्थ के शेप को कहते हैं ओबलेट स्फीयरॉइड। ओबलेट स्फीयरॉइड। अब आप पूछोगे ये क्या, कौन सी बला है, किस बला का नाम है ओबलेट स्फीयरॉइड? ओबलेट स्फीयरॉइड कुछ नहीं है, सर्कल है, एक स्फीयर है जिसके पोल वाला जो एरिया फ्लैट है, उसे कहते हैं हम ओबलेट स्फीयरॉइड। उसका जो पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फ्लैट है, तो उसे कहते हैं ओबलेट स्फीयरॉइड। बट कई समय तक साइंटिस्ट
अनसेटिस्फाई रहे इन चीज से, इस चीज से कि जब एक शेप सर्कल हो सकता है, कोई शेप स्क्वायर हो सकता है, कोई ओवल हो सकता है, तो फिर अर्थ का अपना एक यूनिक शेप क्यों नहीं हो सकता? कब तक हम उसको ओबलेट स्फीयरॉइड बोलते रहेंगे? हालांकि ये ओबलेट स्फीयरॉइड बोलना भी गलत नहीं है, सही ही है, बट कब तक? फिर साइंटिस्ट एग्री होते हैं कि आज से अर्थ का जो एक यूनिक शेप है उसको हम जियोइड कहेंगे। सॉरी, मुझे रिकॉर्डिंग बीच से ही बंद करना पड़ा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट वी आर नाउ बैक एंड जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। वी वर डिस्कसिंग शेप ऑफ अर्थ जो कि जियोइड है, बट हमें कैसे पता कि ये ऐसा ही है? तो कुछ हवा में बात नहीं है, उसके भी कैलकुलेशंस होती है जो कि हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ना ही एग्जाम में पूछते हो कैलकुलेशन। बट यस, एक कैलकुलेशन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ है, माफ़ करिएगा मेरे ड्राइंग को, बख्श दीजिएगा, बट आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। जब हम वेस्ट टू ईस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुछ डिस्टेंस मिलता है 12756 किलोमीटर, और जब हम नॉर्थ टू साउथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ मिलता है डिस्टेंस दैट इज 12714 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन नॉर्थ टू साउथ है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से अर्थ बल्ज कर रहा है, बल्ज मतलब फैल रहा है, और यहाँ से कम है तो यहाँ से कम डिस्टेंस है। पर आखिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल एक जवाब है, वन लाइनर आंसर है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। तो जब अर्थ रोटेट करता है तब एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लगता है। तो उसी की वजह से ये जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे बल्जिंग हमें देखने को मिलता है। कुछ प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर्स हम याद रख लेंगे। पहला पॉइंट तो यही हो गया, पहला पॉइंट यही हो गया कि नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस को अगर पूछे प्रीलिम्स में तो हम लिख देंगे 12756 किलोमीटर, पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर, वेस्ट टू ईस्ट की अगर हमें डायरेक्शन पूछी जाती है, हमसे पूछते हैं, तो हम लगाएंगे आई एम सॉरी जस्ट मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की अगर हमें डिस्टेंस पूछी जाती है तो हम लिखेंगे 12714 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट अगर पूछे बिंदास लिख दें, बिंदास
लिख देना 12756 किलोमीटर। अगर हमें पूछा जाए इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर हमें पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? I'm sorry again, sorry 12714 kilometers, and west to east 12756. डिफरेंस पूछे कोई तो 40 डिफरेंस अगर पूछे तो 0.3% है। याद रखना 30% नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे सकते हैं। और नंबर में पूछे तो डिफरेंस है 42 किलोमीटर। ठीक है, क्यों डिफरेंस क्यों मिलता है हमें ये? तो उसके पीछे एक फोर्स जिम्मेदार है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रोटेशन की वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। Am I clear? और एक प्रीलिम के लिए पॉइंटर है, ये है पोलर एरिया और ये है इक्वेटोरियल एरिया। सिंपल एक पॉइंटर है, ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा है लगेगी, पोलर पे या इक्वेटर पे? तो उसका सीधा जवाब है पोलर एरिया पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे लेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रेविटी पोलर एरिया पे ज़्यादा लगेगी ज़्यादा रहेगी, इक्वेटर पे कम रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेसिकली शेप ऑफ द अर्थ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो करेंगे वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो कि आपको डेली न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाएगी देखने को। जैसे कि ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लिखा है, फिर डेल्टा क्या होता है वो देख लेंगे, आइलैंड क्या होता है वो देख लेंगे, पेनिनसुला, ये सारी जो ओशंस है, कंटिनेंट्स है, कंटिनेंट क्या होता है, ओशन क्या होता है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले जो है आइसलैंड से। आइसलैंड की सिंपल डेफिनेशन बता दूं मैं कि लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे आइलैंड कहते हैं। जैसे कि ये है, बट आपको और एक वर्ड सुनने में आएगा, आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्किपेलागो। फिर दूसरा वर्ड है
कॉन्टिनेंट। ऐसे कॉन्टिनेंट की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम हमारे सहूलियत के हिसाब से हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंट वो होते हैं, बड़े लैंड मासिस होते हैं जो पानी समुद्र से चारों ओर घिरे हुए, बट बड़े लैंड मास है एज कम्पेयर टू आइसलैंड। बट ये भी गलत डेफिनेशन तो नहीं है, ना तो सही डेफिनेशन है, मतलब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड है, ये भी बड़ा लैंड मास है, बट उसे हम कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में नहीं काउंट करते। फिर दूसरा एक्सेप्शन है यूरोप, ना तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ना ही बड़ा कॉन्टिनेंट तो है, बट मेन एक्सेप्शन ये है कि चारों तरफ पानी से नहीं घिरा हुआ है, पर फिर भी हम उसको कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में हम गिनते हैं। इसीलिए हम हमारी सहूलियत के हिसाब से हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में मतलब कौन से लैंड मास है जो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में फिट हो गए, तो उसके कुछ एक दो एक्सेप्शन कुछ कंडीशंस है उसकी। क्या है कंडीशंस? दो मेन कंडीशन है कि जहां पर लोग रह रहे हो और उसमें वो कॉन्टिनेंट और वो लैंड मास पर क्लाइमेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो इस दो क्राइटेरिया के बेसिस पर हम किसी लैंड मास को कॉन्टिनेंट कहते हैं, किसी को नहीं कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है आई होप आप सभी को मालूम होगा। एशिया 1, यूरोप 2, अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, नॉर्थ अमेरिका 5, साउथ अमेरिका 6 एंड 7th एंटार्क्टिका। आई होप आप सभी को क्लियर है ये चीज। तो चलो रटते हैं कॉन्टिनेंट्स के नाम। एशिया, ठीक है, पहला एशिया। फिर उसके साउथ में हम अगर जाएंगे तो हमें मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में हम जाएंगे तो मिलेगा अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के नॉर्थ में हमें मिलता है अफ्रीका, और अफ्रीका के नॉर्थ में मिलता है हमें यूरोप। यूरोप के ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड पे मिलता है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका। सुनने में आपको इजी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, बट बिलीव मी कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जिसे नहीं पता होता है, डायरेक्शन सेंस उनका वीक होता है। तो आई होप आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो सारे कंटिनेंट्स। फिर से एक बार रिपीट करूँगा। एशिया के साउथ में हम जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में अगर जाएंगे अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के नदर्न साइड पे है अफ्रीका, और अफ्रीका के नदर्न साइड पे है यूरोप। यूरोप से अगर वेस्ट की ओर आओगे आप तो नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ आएगा साउथ अमेरिका। आई होप आई एम क्लियर। चलो एक बार फिर से ब्लैंक मैप पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है एशिया, एशिया के सदर्न साइड में आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड पे आएगा अफ्रीका, और अफ्रीका के नदर्न साइड पे आएगा यूरोप। यूरोप के वेस्ट साइड पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में आएगा साउथ अमेरिका। एंड यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया का मैप ही गायब है, सॉरी एंटार्क्टिका का, तो हम मैन्युअली बना देंगे एंटार्क्टिका। आई होप आई एम क्लियर। थर्ड डेफिनेशन जो है वो है ओशियन की। ओशियन लार्ज वाटर बॉडी, उसके डेफिनेशन तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत भी है। तो वर्ल्ड में कितने ओशियंस है आप देख लेते हैं।
अटलांटिक ओशन जो एस शेप में है, एस शेप में है अटलांटिक ओशन, जो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ अमेरिका के भी ईस्टर्न साइड पे है, यूरोप के वेस्टर्न साइड पे है। Am I clear? फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है और एशिया के ईस्टर्न साइड पे, एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्टर्न साइड पे है। फिर आता है इंडियन ओशन, जस्ट अ सेकंड, फिर आता है इंडियन ओशन जो कि एम शेप में है। Then comes Arctic Ocean, ये पूरा आर्कटिक ओशन, एंड देन यहाँ पे आएगा सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन। सो आई होप आई एम क्लियर। चलिए ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंडियन ओशन मैंने बताया था एम शेप में है, या तो फिर रफली ट्रायंगल शेप में भी कह सकते हैं। एस शेप में है अटलांटिक ओशन, लंबा सा आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, और ये पैसिफिक ओशन। आई होप आई एम क्लियर। ये भी पैसिफिक का आधा पार्ट है, मतलब ऐसे और ऐसे। सो आई होप आई एम क्लियर। तो आज के पहले लेक्चर के लिए हमें यहीं तक रखते हैं। आगे की कहानी आगे आने वाले लेक्चर्स में होगी। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।